your OPD, daily OPD, and you may communicate these presentations, this knowledge, this skill to your other colleagues who are currently busy. Uh, as a medical officer, we are always ready to ready and prepared to handle the emergencies in OPD basis also, even though we are not casualty medical officers, and we are very much, yes, people are joining there, but when there are the psychiatric emergencies, then we hesitate, we are intimidated because of the psychiatric emergencies. So today, this intimidating nature of psychiatric emergency may become the simpler with acquiring certain skills that we are going to learn today. साइकेट्रिक इमरजेंसीज यानी क्या? साइकेट्रिक इमरजेंसीज यानी जहां पेशेंट अपने आप को हार्म कर रहा है या फिर दूसरों को हार्म कर रहा है या फिर इमेंस एक्यूट डिस्ट्रेस से, दिमागी परेशानी से जूझ रहा है, जो उसे इनटॉलरेबल है, उसे साइकेट्रिक इमरजेंसी कहेंगे। अपने आप को हार्म कर रहा है यानी जैसे सुसाइड, वो अपने आप को हार्म कर रहा है। दूसरों को हार्म कर रहा है यानी वायलेंस, जो उसके रिलेटिव्स को हार्म कर रहा है, अगर हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल स्टाफ को हार्म कर रहा है। और इमेंस एक्यूट डिस्ट्रेस जो इनटॉलरेबल है, यानी जैसे कि पैनिक अटैक, जहाँ पेशेंट को लग रहा है कि अभी वो मर जाएगा। घबराहट इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि उसे लग रहा है, इतनी असह्य हो रही है कि उसे लग रहा है कि अभी वो जिएगा नहीं, और वो मरने जैसी उसकी फीलिंग आ रही है। तो ये सब साइकेट्रिक इमरजेंसीज़ है। वैशाली जी, प्लीज़ मूव ऑन टू स्लाइड्स। Yes. Medical officers can use your fingers to enlarge the screen depicting the slides. हमारे सामने चैलेंज क्या होता है जब हम साइकेट्रिक इमरजेंसीज हैंडल करते हैं? तो चैलेंज एक तो हमारी खुद की सेफ्टी, दूसरा पेशेंट की सेफ्टी, और अपना जो स्टाफ है उसकी सेफ्टी, या फिर उसके रिलेटिव्स है उसकी सेफ्टी। ये चैलेंज होता है साइकेट्रिक इमरजेंसीज हम जब हैंडल करते हैं। भले ही वो सुसाइड का पेशेंट हो, तो पेशेंट की सेफ्टी यहाँ है। अगर वो होमिसाइडल पेशेंट हो, दूसरे को मार रहा हो, तो उसके रिलेटिव्स, हमारा स्टाफ और हमारी खुद की सेफ्टी। तो यहाँ सबसे पहले जो प्रायोरिटी रखनी है, वो हमारी खुद की सेफ्टी, इसकी प्रायोरिटी रखनी है। कैसे? हम आगे देखेंगे। कोई भी इमरजेंसी हम हैंडल करते हैं, तो हम बहुत ही तत्परता से, रेडीली हम हैंडल करते हैं। परंतु साइकेट्रिक इमरजेंसी के समय एक थोड़ा-सा भय जैसा रहता है और हम हेजिटेट करते हैं, या फिर हम उसे लेते ही नहीं है और बाहर के बाहर उसे निपटाने की कोशिश करते हैं। परंतु अगर हम अंडरलाइन साइकेट्रिक डिसऑर्डर को हम पता करें, कुछ सिंपल सेट ऑफ स्किल्स है, स्टेप्स है, उससे हम जाएँ, तो और ये टीम एफर्ट्स है, आपके साथ बाकी लोग भी इसमें शामिल है, तो आराम से आप इस इमरजेंसी को हैंडल कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिए, हैंडलिंग साइकेट्रिक इमरजेंसीज इज़ द टीम एफर्ट्स। यानी सिर्फ मेडिकल ऑफिसर वहाँ है और वो हैंडल कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके साथ आपकी जो टीम है, आपके साथ आपके वार्ड बॉयज़ है, आपके नर्सेस है, वार्ड असिस्टेंट है, सिक्योरिटी स्टाफ है, ये भी वहाँ रहना चाहिए। कैसे हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। एक केस देखते हैं। एक लेडी मेरे पास आई थी जब विनोबा भावे में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वो आई थी, 35 इयर्स ओल्ड थी, 2 बच्चों की माँ थी, और उसके माँ-बाप ने उसे लेकर आए थे। और उसका जो प्रेजेंटेशन था वो ये था कि उसने अपने रिस्ट को काट लिया था। कुछ समय हो गया था और उसके बाद में रिलेटिव को पता चला और उन्होंने वो लेके आए। उन्होंने कहा था, जो रिलेटिव्स थे, उनके पिताजी, उसने कहा था कि इसके पहले भी उसने आत्महत्या की कोशिश की थी और उसने 5 दिन पहले जो सोने की दवाइयाँ थी, वो खाई थी। और उसके लिए उसने
इसी हॉस्पिटल में उनको लाया गया था ट्रीटमेंट के लिए उस समय में और उसको रात भर रखकर सवेरे छोड़ दिया गया था क्योंकि उससे कोई ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया था 5 गोली खाने से। देन जब मैंने पेशेंट के साथ मैं डील कर रहा था, तो पेशेंट ने कहा कि मुझे जीना नहीं है, मुझे मरना है, मुझे मर जाने दीजिए। उसकी हिस्ट्री ऐसी थी कि कुछ महीने पहले उसके पतिदेव का देहांत हुआ था और तब से वो बिल्कुल खाना-पीना उसने छोड़ दिया था और वो निराश, उदास ऐसे रहती थी। बच्चों को भी तरफ वो ध्यान नहीं देती थी, हमेशा रोती रहती थी, नींद भी उसको आती नहीं थी। जब मैंने पेशेंट को देखा, तो पेशेंट एकदम उदास और वो बोल रही थी कि रो रही थी और मुझे जीना नहीं है, मुझे क्यों बचा रहे हो, मुझे जीना नहीं है और बिल्कुल निराश थी और बिल्कुल उसने आशा छोड़ दिया था जीने का भी। कितना भी समझाने की कोशिश कर रहे, वो सुनने को तैयार नहीं थी उस समय में। जब उसका एग्ज़ामिनेशन किया गया, सब वाइटल स्टेबल थे, तो सिंपल जो रिस्ट वाउंड था, उसे ड्रेसिंग किया गया। उसका सुसाइडल रिस्क असेस किया गया। कैसे करना है वो सुसाइडल रिस्क बहुत ही आसान है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा और उसमें वो मॉडरेट सुसाइडल रिस्क आ रहा था, यानी आगे भी उसका किया गया। टेलेमानस मैंने कुछ उसके साथ बात किया और टेलेमानस पे जो साइड रूम था उसमें टेलेमानस से उसके साथ बात किया गया। जैसे मैंने बताया था आपके प्रीवियस सेशंस में कि कोई भी न्यूरोटिक डिसऑर्डर है तो बिंदास एसिटालोप्राम 10 मिलीग्राम आप दे सकते हैं। वैसे एसिटालोप्राम 10 मिलीग्राम उसको दिया गया, क्लोनाज़ेपम 5 मिलीग्राम स्टैट उसे दिया गया। एसिटालोप्राम की एक्शन शुरू होने के लिए 20 दिन लगते हैं, तो ये तो कोई काम नहीं करने वाला था बट शुरू किया गया और क्लोनाज़ेपम इमरजेंसी में एसिटालोप्राम काम नहीं करने वाला था बट वो 20वाँ दिन का पहला दिन आज से क्यों ना शुरू किया जाए इसलिए शुरू किया गया। क्लोनाज़ेपम स्टैट काम करता है, क्लोनाज़ेपम 0.5 तो वो दिया गया, वो स्ट्रेस को कम करता है, वो एंग्ज़ायटिक उसका इफ़ेक्ट होता है। तो क्लोनाज़ेपम 5 मिलीग्राम उसे दिया गया। अ, उसको बताया गया है कि उसको साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो डिप्रेशन से सफ़र हो रही है, तो उन्हें कुछ दिन हम एडमिट साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में एडमिट करेंगे। उसको 24 आवर्स वही कैजुअल्टी में रखा गया कि इसके साथ जो रिस्ट कट के साथ और कुछ उसने दवाइयाँ वगैरह तो नहीं खाए। वो उसका ऑब्जर्वेशन के लिए 24 आवर रखा गया और उसके बाद में साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में उसे मूव किया गया और उसकी ट्रीटमेंट हुई। जब ऐसी कोई केस आपके पास आती है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़ वैशाली जी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले हमने उसके जो फिज़िकल कंडीशन है, वो देखना है कि वाइटल्स उसके कैसे हैं? कुछ पैलर आप देख सकते हैं कि कुछ ब्लड लॉस तो बहुत मासिव ब्लड लॉस तो नहीं हुआ है। कुछ सियानोसिस वगैरह के साइन तो नहीं है। क्या उसके हायर मेंटल फंक्शंस यानी आप जो बात कर रहे हैं उसके सही तरीके से वो जवाब दे रही है कि नहीं? अलर्टनेस बराबर है कि नहीं? कॉन्शियसनेस बराबर टाइम प्लेस टू पर्सन है कि नहीं? और कोई इंजुरीज़ वगैरह है कि नहीं? रीज़न इसके बिहाइंड ये है कि पेशेंट जब आपके साथ प्रेज़ेंट होगा तो प्रोबेबली रिलेटिव्स को भी नॉलेज नहीं होगा कि उसने क्या लिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि रिलेटिव्स को भी पता नहीं रहता है कि क्या लिया है उसने और कितना लिया है। इसलिए फिज़िकल कंडीशन चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिज़िकल कंडीशन जो है, वो लाइफ़ थ्रेटनिंग ज़्यादा है रादर दैन उनकी जो मेंटल कंडीशन होगी, जो मेंटल डिस्ट्रेस होगा। वो मेंटल डिस्ट्रेस में होगी पर इट मे नॉट बी लाइफ़ थ्रेटनिंग। बट जो फिजिकल कंडीशन है, अगर वाइटल्स हैम्पर्स है तो इट मे बी द लाइफ थ्रेटनिंग सो हमें पहले फिजिकल जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी इफ इट इज पॉइजनिंग केस है या फिर इट इज मासिव ब्लड लॉस है या हैंगिंग का कोई केस है। तो अगर पेशेंट मेडिकली स्टेबल आपको लग रहा है, तो उसे काम डाउन कीजिए, उसके साथ बात कीजिए, उसके आजू-बाजू से पहले लोगों को हटाइए। आप उनके साथ बात कीजिए, पेशेंट के साथ। उनको ये जताइए कि आप उनको मदद करने के लिए हैं। आप उनके दर्द को समझ रहे हैं, आप यहाँ उनको मदद करना चाहते हैं, तो आप उनको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो क्या हुआ था? क्यों इतना कड़ा स्टेप उठाया?
ये आप पूछ सकते हैं। ये बातें हमने पिछले ट्रेनिंग सेशन में लिया गया है, जब हमने गेट कीपर ट्रेनिंग किया था। और उसके बाद में हमने रिस्क असेसमेंट करना है। रिस्क असेसमेंट आगे मैं बताने वाला हूँ कि क्या-क्या रिस्क असेसमेंट है, बहुत ही सिंपल है। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ऐसे रिस्क असेसमेंट की 3 कैटेगरीज़ उसमें आती है। रिस्क असेसमेंट के साथ-साथ उसके बाद में आप अंडरलाइंग साइकियाट्रिक डिसऑर्डर को आप असेस कर सकते हो कि उसमें कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या ये जो सुसाइड अटेम्प्ट है, ये सिज़ोफ्रेनिया में भी हो सकता है? ये डिप्रेशन में भी हो सकता है? या फिर साइकियाट्रिक इलनेस नहीं है, सिंपल स्ट्रेस है और वो स्ट्रेस में भी वो हो सकता है। तो वो साइकियाट्रिक असेसमेंट करना है। साइकियाट्रिक असेसमेंट के बारे में मैंने पहले भी बताया है, 3 गोल्डन अ, रूल्स मैंने बताए थे, 3 गोल्डन ऑब्जर्वेशंस मैंने बताए थे, क्वेश्चन्स बताए थे। 3 गोल्डन क्वेश्चन्स कि क्या आप किसी चिंता, डर, घबराहट से परेशान हो क्या? आपका नींद और खाना कोई डिस्टर्ब है क्या? और उस वजह से आपका बर्ताव में, आपके बोलचाल में फ़र्क हुआ है क्या? ये जो 3 गोल्डन क्वेश्चन्स है, ये क्वेश्चन्स आप पेशेंट को डायरेक्ट पूछ सकते हैं, पेशेंट को रिलेटिव को पूछ सकते हैं। और 3 एरिया ऑफ डिसफंक्शन मैंने बताए थे, कि उसका डेली रूटीन में डिसफंक्शन, उसका रिश्तों-नातों में डिसफंक्शन, उसका सामाजिक व्यवहार में डिसफंक्शन। और ये है तो उसको इसका मतलब साइकियाट्रिक इलनेस है। और उसमें भी अगर साइकोसिस है यानी अगर इम्पेयर्ड रियलिटी है, उसको भ्रम, भास हो रहे हैं, वो अपनी दुनिया में नहीं है, अलग दुनिया में है, तो वो साइकोसिस है। अगर वो अपनी दुनिया में ही है, उसको कोई भ्रम, भास ऐसा नहीं हो रहा है और रिलेवेंट कोहेरेंट बात कर रहा है, तो वो न्यूरोसिस है। ये सब हमने लास्ट इसमें देखा था। और अगर हमें ये पता होता है कि साइकियाट्रिक इलनेसेस है, तो हम उसे फिर साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर भी कर सकते हैं। एक बार सुसाइडल रिस्क एक की एस्टेब्लिश हो गई है, तो उसके बाद में पेशेंट को एडमिट रखो। पेशेंट को हल्के में मत लीजिए कि ओके उसने 5-10 पिल्स ले लिया था अल्प्राज़ोलैम की और वो 5-6 बजे लिया था, अभी तो रात के 10-11 बजे बज रहे हैं, तो अभी तो कोई रिस्क नहीं है, उसको भेज देते हैं घर में। ऐसा मत कीजिए, उसे एट लीस्ट 24 आवर्स अपने पास रखिए। तो आप सेफ रहेंगे और पेशेंट भी सेफ रहेगा। आप सेफ रहेंगे क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी निभाई। आगे जाके पेशेंट को कुछ होता है या फिर घर में जाने के बाद में वो सुसाइड करता है, तो ब्लेम हमारे ऊपर आ सकता है। तो आप 24 आवर्स उसको अपने पास रखिए और साथ में साइकियाट्रिस्ट को भी रेफरेंस रेफरेंस दीजिए। यहाँ आप अपनी ड्यूटी से पूरी तरह से मुक्त हो जाएँगे। ईच एंड एवरी सुसाइड पेशेंट को साइकियाट्रिस्ट के पास रेफरेंस देना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हमारे खुद के सेफ्टी के लिए, मेडिको लीगल सेफ्टी के लिए। जब हम 24 आवर्स उसको रख रहे हैं तो रिलेटिव्स का कंसेंट लीजिए अपने पेपर पर कि हमें जैसे हम कंसेंट लेते हैं ना हाई रिस्क कंसेंट, वैसे हाई रिस्क कंसेंट लीजिए और ये उनको भी जवाबदारी रखिए कि वो वहाँ 24 आवर्स वहाँ प्रेज़ेंट रहे पेशेंट के साथ। और पेशेंट के आजू-बाजू के विसिनिटीज़ में कोई भी सामान ऐसा ना हो जिसका वो गलत इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी नाइफ ना रहो रहे। एक बार मुझे याद है बीबीसीएच की केस है, मैं नया-नया आया था और हमारे एक मेडिकल ऑफिसर थे और वो बिल्कुल इंटॉक्सिकेटेड केस में थे, दारू पीकर आए थे और दारू पीकर आकर उन्होंने हमारे तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेंडेंट पे हमला किया था। कैजुअल्टी में ही सब कुछ नाटक हो रहा था और उस मेडिकल ऑफिसर ने हाथ में वो अपना स्कालपेल स्कालपेल लिया था, जो आपके ट्रे में रखा हुआ था और वहाँ मुझे बुलाया गया और मैंने जो चित्र देखा, वो चित्र ये था सिक्योरिटी भी भाग रहे थे, सारे सिस्टर लोग भाग रहे थे और वहाँ वो मेडिकल ऑफिसर और वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट था एंड आई एम अ, बताने में मुझे ये हो रहा है कि मैंने अकेले ने वो कंडीशन हैंडल की और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को पहले वहाँ से छुड़ाया और मेडिकल ऑफिसर को काम डाउन किया। ऐसे केस में ध्यान में रखिए इसलिए टीम बहुत इम्पोर्टेंट है। वीबीसीएच का में कैजुअल्टी ऊपर से हमला हो रहा है मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ऊपर और फिर भी सिक्योरिटी वहाँ से गायब, भाग गया। जो लोग हमेशा मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पीछे-पीछे करते हैं, बिल्कुल अपना दिखाते हैं, वो बिल्कुल सब पीछे, वार्ड बॉय वगैरह सब पीछे। वो भी क्या करेंगे क्योंकि वहाँ भी जो था वो मेडिकल ऑफिसर था एंड आई हैंडल्ड इट एंड इट वाज़ माय आई थिंक 2nd और 3rd वीक ओनली। कुछ लोगों को याद होगा जो मुझे सुन रहे हैं यहाँ वो इंसिडेंट्स। ओके,
तो यहाँ टीम वर्क भी बहुत ही ज़रूरी है, हम आगे देखेंगे कि कैसे टीम वर्क हमें बनाना है। टीम वर्क बनाना यानी सिर्फ़ आपको एक एश्योरेंस लेना है कि ये उनकी भी ड्यूटी है जब कोई साइकियाट्रिक इमरजेंसी ऐसे आती है। एक बात ध्यान में रखिए साइकियाट्रिक इमरजेंसी में आप मेडिकल ऑफ़िसर कहीं पीएचसी में भी बैठे हैं और आप ओपीडी सिंपल ओपीडी निकालते हैं, फिर भी आपके रूम में साइकियाट्रिक इमरजेंसी आ सकती है, आपके रूम में कोई भी वायलेंट पेशेंट आ सकता है एंड दैट टाइम आप अकेले नहीं होने चाहिए। तुरंत आपका जो स्टाफ है वो भी अंदर आना चाहिए। इट इज़ देयर रिस्पांसिबिलिटी आल्सो। सो यू हैव टू मेक प्रिपेयर देम आल्सो। ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। लोग भाग जाते हैं, वहाँ का वो जो सिक्योरिटी है वही खुद भाग जाता है। आई वाज़ हैविंग द मनोचिकित्सा केंद्र इन दादरा और नीचे सिक्योरिटी था, वो पूरे पीएचसी का सिक्योरिटी था। जैसे ही साइकियाट्रिक पेशेंट को लेकर आते थे, वो पहले वो भागता था, वो गायब रहता था वहाँ से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके नेक्स्ट स्टेप प्लीज़। तो वहाँ विसिनिटी में कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं रहने चाहिए। रिलेटिव का कंसेंट लीजिए कि ये हाई रिस्क है और वो वहाँ 24 आवर्स वहाँ रहेंगे, इसके लिए वो तैयार है और पेशेंट इस दौरान कुछ भी करेगा उनकी नज़र बचाकर तो उसके लिए वो ज़िम्मेवार रहेंगे। और साथ में याद रखिए कि आपके कोई भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो वहाँ मत रखिए कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट। इवन मैं ये रिकमेंड करता था कि जो अपना बाथरूम है, जो टॉयलेट है अटैच जैसे वीबीसीएच में साइड रूम में जहाँ पेशेंट को रखा जाता है, वहाँ अटैच बाथरूम होता है, तो वहाँ भी काँच होते हैं, बाथरूम की जो खिड़की विंडो होती है, आउटलेट होता है, वहाँ भी काँच होते हैं, वो भी नहीं रहने चाहिए। इवन जो इलेक्ट्रिक के सॉकेट्स होते हैं, वो भी सुरक्षित अंतर पर रहने चाहिए। इसका भी आप ख़्याल रखिए। ओके, तो हमने देखा कि सुसाइड रिस्क असेसमेंट कैसे करनी है। जब आप पेशेंट के साथ गए, पेशेंट के साथ आपने बात किया, काम डाउन किया, बाकी रिलेटिव्स को हटाया, उसको काम डाउन किया, उसको एश्योरेंस दिया, उसको सपोर्टिव टोन में आप उसके साथ बात कर रहे हैं, उसी समय में आप सुसाइडल रिस्क उसका असेस कर सकते हैं। अगर पेशेंट को कोई साइकियाट्रिक सीवियर साइकियाट्रिक इलनेस नहीं है, सिंपल स्ट्रेस अगर है और उसको सोशल सपोर्ट अच्छा है, उसके माँ-बाप साथ में है, उसके रिलेटिव्स है और उसने इसके पहले कोई अटेम्प्ट नहीं किया है या फिर किए भी होंगे तो एकदम बहुत कम किए हैं और ज़्यादा सीवियर नहीं किए हैं, तो आप उसे लो सुसाइड रिस्क ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जो केस अभी मैंने डिस्कस की उस केस में अगर उसके पहले कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है या फिर अभी कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, जैसे अभी दिख रहा था कि वो सैडनेस है और होपलेसनेस है, तो ये साइकियाट्रिक डिसऑर्डर था और मल्टीपल अटेम्प्ट किया है, इसके पहले भी उस लेडी ने अटेम्प्ट किए थे, पिल्स लेकर और जो लिथैलिटी है अटेम्प्ट की, जैसे अभी उसने जो काटा था, हाथ काटा था और उसने बताया नहीं काटने के बाद में, काफ़ी समय के पश्चात रिलेटिव को पता चला। तो उससे ये समझ में आता है कि उसका जो अटेम्प्ट था, वो मॉडरेट सुसाइडल रिस्क था। अल्कोहलिज़्म भी अगर प्रेज़ेंट है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे दादरा नगर हवेली में या फिर आपके भी दीव जैसे ट्राइबल एरिया में जो अटेम्प्ट होते हैं, मेल पर्सन करते हैं, वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल करते हैं। तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल अगर अटेम्प्ट है, तो वो मॉडरेट सुसाइडल रिस्क होती है अल्कोहलिज़्म में कि अल्कोहलिक पेशेंट हमेशा सुसाइड के लिए वल्नरेबल होता ही है। हाई सुसाइडल रिस्क किसे कहेंगे? अगर सीवियर साइकियाट्रिक इलनेसेस है, जैसे सिज़ोफ्रेनिया है, सीवियर डिप्रेशन है और उसके पहले ही कभी कुछ उसने अटेम्प्ट कर चुका है और लिथल अटेम्प्ट किया है, जैसे हैंगिंग जिसमें बचने की गुंजाइश कम होती है या फिर कोई गन शॉट वगैरह ये लगा रहा है या फिर अपने यहाँ गन शॉट तो नहीं होता है, लेकिन पेस्टिसाइड अक्सर कॉमन होता है। तो ऐसे अगर है तो ये लिथल मीन्स है। बर्निंग अटेम्प्ट ये भी लिथल मीन्स है, खुद को जलाना और पुअर सोशल सपोर्ट है। माँ-बाप नहीं है, हस्बैंड या फिर हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड से सेपरेशन हुआ है, रिलेटिव साथ में नहीं है, तो ये हाई सुसाइडल रिस्क है। यानी पेशेंट यहाँ से जाने के बाद में फिर से सुसाइड करने की उसकी ये रहेगी। तो हमेशा सुसाइडल रिस्क असेसमेंट करते हैं तो पेशेंट को एडमिट रखना है कि डिस्चार्ज करना है, ये आप समझ पाएँगे। मेरे हिसाब से आपका काम है एट लीस्ट 24 आवर्स उसको रखना, वहाँ स्टेबलाइज़ करना। अगर उसने कुछ पॉइज़निंग वग़ैरह लिया है तो स्टेबलाइज़ द पेशेंट जो आप कर सकते हैं उतना, फिर आप वहाँ भेजिए। अगर वो पॉइज़निंग वग़ैरह नहीं है, मेडिकली स्टेबल है, तो उसे काम डाउन कीजिए, एट लीस्ट टैबलेट क्लोनाज़ेपाम दीजिए एंड देन रेफर टू द साइकियाट्रिस्ट। 108 बुलाइए, 108 आर लायबल टू कैरी द पेशेंट्स ऑफ विथ suicidal ideations also
एंड साइकियाट्रिक अदर इमरजेंसीज़ आल्सो। तो उनको आप बुला सकते हैं। अगर वो कोई दिक्कत कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आप 108 के जो इंचार्ज है, वहाँ आप बात कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, कब हमें भेजना है? ऑल सुसाइडल पेशेंट्स रिक्वायर साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन वन्स मेडिकली स्टेबल। तो जो मैंने कहा कि सबको साइकियाट्रिस्ट के पास भेजना है। अभी दीव जैसे एरिया में अगर आपने मेडिकली उस पेशेंट को स्टेबलाइज़ कर दिया है और वहाँ साइकियाट्रिस्ट नहीं है, देन कॉल टेलेमानस 14416। डू दिस आप और ऑन पेपर लिखिए कि आपने टेलेमानस को फ़ोन करके पेशेंट के साथ बात करवाया। तो आप वहाँ आपका ड्यूटी वहाँ पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगा। साइकियाट्रिक वार्ड में आप एडमिट कर सकते हैं सभी पेशेंट को जिनको लीथल अटेम्प्ट जिन्होंने किया है और जिनको मॉडरेट टू सीवियर सुसाइडल रिस्क है। और क्योंकि आपने सिर्फ सुसाइड एज़ अ इमरजेंसी हैंडल किया है, पर उसका अंडरलाइंग कॉज़ कहाँ हैंडल हुआ है? अंडरलाइंग कॉज़ में साइकियाट्रिक इलनेस हो सकता है या फिर कोई एक्यूट स्ट्रेस हो सकता है उसकी ज़िंदगी में चल रहा है। साइकियाट्रिक इलनेस है तो वो उसका ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा और उसका ट्रीटमेंट टेक्स टाइम। वो अगर आज हम शुरू करेंगे तो उसको 20 दिन लगेगा उसका असर होने के लिए। इसलिए उसको साइकियाट्रिक रेफरेंस करना, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। और अगर उसका स्ट्रेस भी है, आपने उसको सपोर्ट किया, आपने उसको काउंसलिंग किया, तो ये टेम्परेरी हो गया। लेकिन उसका जो स्ट्रेस है, उसका जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, वो साइकोथेरेपी से होगा, वो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से होगा। या फिर एट लीस्ट आपने रिपीटेड जो कंसल्टेशन टू द टेलेमानस वो कर सकते हैं जहाँ साइकोलॉजिस्ट नहीं है और साइकियाट्रिस्ट वहाँ नहीं है। नेक्स्ट, हम अभी दूसरी इमरजेंसी देखते हैं। एक 15 साल का एक युवा तरुण मेरे पास आया था और वो पढ़ा-लिखा था, शायद वो इंजीनियर था और उन्होंने फैमिली मेंबर्स ने उनको मेरे पास लेके आया था। तो वो बहुत माँ-बाप पर हाथ उठाना, गाली-गलौज करना, घर से भाग जाना, लोगों से मार-झोड़ करना, ऑफ़िस में वो वहाँ गड़बड़ी कर रहा था। वो लाया। जब हिस्ट्री लिया तो पता चला कि वो 10 दिन से वो सोया ही नहीं है और अ, कोई उसका व्यसन वग़ैरह ऐसा कुछ नहीं था। उसको जो लाया गया था, वो 4 लोगों ने उसको पकड़ कर लाया था और वो जो लाया, वो कंटीन्यूअसली वो चिल्ला रहा था अपने आप को छोड़ने के लिए और बोल रहा था कि मुझे छोड़ो, मैं भगवान हूँ। और बिल्कुल बेचैन था, अपने आप को छोड़ने के लिए कोशिश ये कर रहा था और दूसरे लोगों के ऊपर ख़ास करके वहाँ जो सिक्योरिटी थे क्योंकि सिक्योरिटी ड्रेस में रहते हैं और ये जो ड्रेस में रहते हैं तो पुलिस, सिक्योरिटी इनको पता नहीं हमें बचपन से पुलिस से हमें प्रोटेक्शन महसूस होना चाहिए तो बचपन से पुलिस से उल्टा डर लगता है। आज भी मैं कार चलाता हूँ, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन रास्ते पे कोई पुलिस दिखता है तो डर लगता ही है। अगर मेरे घर में मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो बहुत बार पुलिस आते हैं उनके केसेस ये करके या फिर कोर्ट के केसेस होते हैं कि कंसल्टेशन के लिए और मैं जूनियर जस्टिस बोर्ड का मेंबर हूँ, तो बहुत बार उनका आना-जाना रहता है। लेकिन मेरे घर वालों को डर लगता है कि पूरे पुलिस आई है। सो पुलिस का जो ड्रेस है उससे डर लगता है, ये शोकांतिका है अपने इंडिया की, परंतु इट्स देयर कि आपका जो सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी को देखकर भी पेशेंट एजिटेटेड और ज़्यादा होता है। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो होते हैं वो पैरानॉइड आइडिएशन से होते हैं कि लोग उनके अगेंस्ट में हैं, लोग उनको मारना चाहते हैं। वो सिक्योरिटी के हाथ का डंडा, ये सब देखकर उल्टा वो एजिटेशन होने की संभावना होती है। तो सिक्योरिटी को कभी सामने से नहीं, उसको साइड से वो प्रेज़ेंट रहना चाहिए और उनके साथ भी वो गाली-गलौज करना, उनके साथ भी वो चिल्लाना, ऐसा उसका चल रहा था। जब मैं वहाँ गया तो मैंने उसको काम डाउन करने की कोशिश किया कि क्यों वो है। हमेशा ध्यान में रखो कि मैं जब मेडिकल ऑफिसर हैंडल करता है और जब मैं हैंडल करता हूँ, तो उसमें फ़र्क ये होता है कि क्यों मैं उसको आसानी से हैंडल कर सकता हूँ, तो क्योंकि मैं अनावश्यक भीड़ को पहले निकाल देता हूँ। वहाँ जो बाकी के रिलेटिव्स जमा हो जाते हैं कैजुअल्टी में या फिर आपके ओपीडी में, वो तमाशा देखने के लिए, उनको पहले हटाओ। क्योंकि वो लोग आपको ना प्रोटेक्ट करने वाले हैं, वो सिर्फ़ तमाशा देखने वाले हैं। अगर पेशेंट कुछ अटैक कर रहा है, तो वो सिर्फ़ तमाशा देखेंगे, वो बीच में प्रोटेक्ट करने नहीं आने वाले हैं। इनको पहले हटाओ वहाँ से, पूरे पिक्चर से क्योंकि वो क्राउड देखकर पेशेंट और ज़्यादा एजिटेटेड होता है, ये ध्यान में रखो। वहाँ मौजूद सिर्फ़ वही लोग रहने वाले हैं,
जो उसके रिलेटिव्स हैं, जो उसको पकड़ने में सहायता रिलेटिव खुद भाग रहे हैं, तो ध्यान में रखो, कॉल पुलिस। रिलेटिव खुद भाग रहे हैं, आप कुछ हीरो बनने की कोशिश मत करो। आपके पास अगर सिक्योरिटी नहीं है, आपका स्टाफ भी भाग रहा है, डोंट बी हीरो, कॉल पुलिस। मेंटल हेल्थ एक्ट 2016 के अनुसार प्रोटेक्शन, पेशेंट को दवाखाने में लाना और डॉक्टर को प्रोटेक्शन देना, ये पुलिस का काम है। अगर पुलिस उसको ये काम नहीं कर रही है, रिजेक्ट द पेशेंट, रिजेक्ट द पेशेंट, ये आपका अधिकार है। पुलिस का काम है कि उसको पकड़ना, रिस्ट्रेन करना, अगर ये नहीं हो रहा है तो। सिक्योरिटी भाग रहा है, आपका स्टाफ भाग रहा है, डोंट डू दैट। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्किल चाहिए, जो बरसों से आता है, जो साइकियाट्रिस्ट कर सकता है, बट डोंट डू दैट कि आप अ, मत कीजिए, जब तक आप खुद को प्रोटेक्टेड महसूस नहीं कर पाते हैं तो। ओके? तो मैंने उसको पहले बात किया, बात करते समय एक बात ध्यान में रखो, जो मैंने सीखा है, कहीं लिखा नहीं है, शायद मैंने कुछ किताबों में वो पढ़ा था। आप कभी भी पेशेंट के सामने मत बात करिए। फेस टू फेस और आई टू आई कॉन्टैक्ट से बिल्कुल बात मत कीजिए। जब दोस्त आप मिलते हैं, तो वो कैसे मिलते हैं? जो दोस्त अगर बातें गप्पे लड़ा रहे हैं, वो कैसे लड़ाते हैं? वो कभी फेस टू फेस नहीं लड़ाते हैं। अगर 2 झगड़ा कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल फेस टू फेस आमने-सामने झगड़ा करते हैं और आँखों के आँखें डाल के झगड़ा करते हैं। लेकिन जब दोस्त लोग बातें करते हैं, बतियाते हैं, तो वो साइड टू साइड रहते हैं, कंधे पे हाथ रहता है और बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट नहीं रहता है ना? तो पेशेंट के साथ जब आप बात कर रहे हैं, काम डाउन करने की कोशिश करने के लिए बात करना पड़ेगा। उसके लिए फेस टू फेस मत जाइए, उसके साइड में जाइए और पेशेंट की तरफ मोड़ के मत देखिए। पेशेंट जिस डायरेक्शन से खड़ा है, उसी डायरेक्शन से आप खड़े रहिए, बिल्कुल पैरेलली एंड टॉक टू पेशेंट। और थोड़ा-सा देखना है, थोड़ा-सा दूसरी तरफ देखना है। वो स्किल से आपको आ जाता है और बात करने की कोशिश कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है? उसको ये जताइए कि उसका नाम लीजिए। उसका नाम समझो गणेश है, तो गणेश, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ, बताओ क्या तकलीफ हो रही है? क्या प्रॉब्लम है? मैं आप बिल्कुल बिंदास रहो, मैं देख लूँगा कौन आपको तकलीफ दे रहा है। बहुत बार जो ये वायलेंट पेशेंट होते हैं, तो ये पेशेंट वायलेंट पेशेंट इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पैरानॉइड आइडिएशंस होते हैं। उनको लगता है कि घर वाले उनको मारना चाहते हैं, आजू-बाजू के लोग उनको मारना चाहते हैं, तो इनमें ये होता है और अगर आप भी उसको सामने से रहे तो वो ये भी सोचेगा कि आप मारना चाहते हैं। लेकिन आपको वहाँ प्रोटेक्टर का रोल लेना है, तो आपको वो कोऑपरेट करेगा। उसके साइड में आकर फिर आप बता रहे हैं, उसका नाम पुकार कर, जब आप किसी का नाम पुकारते हैं, तो अपने आप वो टचिंग हो जाता है पेशेंट को। तो सबसे पहले पेशेंट का नाम पता कीजिए। साइड में खड़े रहिए, पेशेंट से पैरेलल खड़े रहिए, वो जिस डायरेक्शन को देख रहा है, उसी डायरेक्शन में आप देख रहे हैं। यानी क्या होगा, आप उसके टीम में हैं। जिस डायरेक्शन को वो पेशेंट देख रहा है, उसी डायरेक्शन से आप हैं, यानी आप उसके पैरेलल हैं, आप उसकी टीम में। एक इनडायरेक्ट साइकोलॉजिकल ऐसा इफ़ेक्ट होता है और नाम पुकारते हैं और आप बता दें कि गणेश, ये आपके साथ कौन आपको तकलीफ दे रहा है, मुझे बताओ। अभी कौन तकलीफ दे रहा है मुझे बताओ, यानी क्या कि मैं तुम्हें सेव करने के लिए आया है, इनडायरेक्टली मैसेज जाता है। देन ही टेल समथिंग, जो भी है। तो ऐसे थोड़ा-सा काम डाउन करने की उसको कोशिश कीजिए और उसको कन्वर्सेशन में एंगेज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? देन जैसे मैंने क्या किया, पहले सब जो वहाँ देखने वाले लोग हैं, तमाशा देखने उसको सबको निकालिए। जो सिक्योरिटी है वो पेशेंट के सामने मत रखिए, साइड में रखिए। सामने रख के भी सिक्योरिटी हैंडल नहीं कर पाएगा। हैंडल कर पाएगा सिक्योरिटी जब पेशेंट के पैरेलल है, उसी लाइन में अगर सिक्योरिटी खड़े हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तभी वो करेगा और सिक्योरिटी तभी हैंडल कर सकता है पीछे से, ना कि आगे से, है ना? और आप भी पैरेलल उसके साथ पेशेंट के साथ खड़े हैं और रिलेटिव जो है वो पीछे है पेशेंट के। ऐसे बस बराबर सिनेरियो बनाकर आप पेशेंट के साथ हैंडल कर रहे हैं, काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आप उसको मेडिसिन लेने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं कि हाँ, हाँ, ठीक है, आपको इतनी इस वजह से बहुत टेंशन आ रहा है ना, गणेश, इसलिए एक काम करते हैं, ये मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, दे रहा हूँ, ये मेडिसिन लेना है। मैं उसके पहले क्या करता हूँ मेडिसिन के ये करने के लिए, गणेश, इस टेंशन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो थोड़ा-सा हम इधर आइए, ये यहाँ आप लेट जाइए, हम ब्लड प्रेशर लेते हैं।
एंड देन सी वेदर पेशेंट जाते हैं कि नहीं, रिलेटिव उसको लेके जाके वो वहाँ लेटता है कि नहीं पेशेंट, वो देखिए। अगर पेशेंट लेटता है, तो आजू-बाजू में रिलेटिव भी रहेंगे, सिक्योरिटी बिल्कुल उसके पीछे रहेंगे, आई साइड से पीछे, लेकिन आपको प्रोटेक्टिव रहेंगे। आप ब्लड प्रेशर लेने की कोशिश करो। ब्लड प्रेशर लेने की कोशिश, ब्लड प्रेशर ज़रूरी भी नहीं होगा लेना उस समय में, लेकिन ब्लड प्रेशर जब आप ले रहे हैं और ब्लड प्रेशर का रेट रोटेटर, ये चीज़ें कहीं लिखी नहीं है। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने कुछ ये स्किल लाए हैं जो हमेशा काम करते हैं। अगर वो पेशेंट आपको ब्लड प्रेशर का रोटेटर कफ लगाने दे रहा है, इसका मतलब पेशेंट को आप रिस्ट्रेन भी करने देगा, वो रिस्ट्रेन हो जाएगा। उस बहाने वो लाइन डाउन पोज़ीशन में है और उसी समय में आप वहाँ से सिक्योरिटी के हाथ से वो आप रिस्ट्रेन भी पेशेंट को करवा सकते हैं, है ना? तो आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करें कि वो मेडिसिन ले। तो इस पेशेंट को मैंने देखा, इस पेशेंट को मैनिया था और मैनिया था और वो दवाई लेने को बिल्कुल रेफ़्यूज़ है, मुझे काय को दवाई लेनी है, मैं दवाई नहीं लूँगा, इंजेक्शन भी नहीं लूँगा। तो मैंने वैसे ही वो ब्लड प्रेशर के बहाने उसे लेटाया और बोला कि गणेश, ये तुम्हारा ब्लड प्रेशर टेंशन की वज़ह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक काम करते हैं, आपको मैं एक इंजेक्शन दे रहा हूँ। देखो, और उसको मैं बोलने के पहले ही बोल रहा हूँ, आपको मैं इंजेक्शन दे रहा हूँ, देखो आप इंजेक्शन से रोओगे तो नहीं छोटे बच्चे जैसा? यानी इंजेक्शन दे रहा हूँ, तो उसकी रिएक्शन आ गई, नहीं-नहीं मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, उसके पहले मैं बोल रहा हूँ कि उसको फँसा रहा हूँ, इंजेक्शन के लिए रोओगे तो नहीं छोटे बच्चे जैसा। तो अपना मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, क्योंकि मैनिया का पेशेंट अपने आप को बहुत तोफ़खान समझता है, बहुत बड़ा समझता है, तो मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं रोता नहीं हूँ, इसलिए वो मान जाता है और फिर मैं पेशेंट के साथ ही हूँ, फिर सिस्टर उसको वो इंट्राकैथ लगाती है एंड देन वी गिव द इंजेक्शन। इंट्राकैथ का टाइमिंग नहीं है, तो इंट्रामस्कुलर ट्राई करो। आप अपने सेटअप में इंट्राकैथ के पीछे मत लगिए, गिव द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। कौन-सा इंजेक्शन हम आगे देखेंगे, पर्टिकुलरली हैलोपेरिडोल 10 मिलीग्राम, यानी एक हैलोपेरिडोल का जो एम्पूल होता है वो 5 मिलीग्राम का होता है, तो 2 हैलोपेरिडोल के एम्पूल डालिए और उसमें एक प्रोमिथाजिन जो 50 मिलीग्राम का एम्पूल होता है, वो डालिए। एक ही सिरिंज में मिक्स कीजिए दोनों भी और वो इंट्रामस्कुलर आप दे सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो आईवी आप दे सकते हैं और वो 10 मिनट्स में वो काम डाउन होगा एंड उसके साथ में आप बात कर सकते हैं। साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट स्लाइड। तो क्या चाहिए हमें अगर मैनेजमेंट करना है वायलेंट पेशेंट को, तो हमें पेशेंस चाहिए। हमें विजिलेंस यानी अलर्टनेस हमें रहना होगा और टीम एफर्ट्स रहना होगा, प्रिपेयर्डनेस, ये प्रिपेयर्डनेस की मैं बात कर रहा था। भले ही आप ओपीडी में हैंडल कर रहे हो, परंतु आप वो आइडेंटिफाई करके रखो। वो शायद आपका फार्मासिस्ट हो सकता है, वो शायद आपका कंप्यूटर ऑपरेटर भी हो सकता है, उनको बता के रखो कि एक आवाज़ दिया तो यहाँ आना है यानी आना है। या फिर आपके पास कोई बेल है, आप बेल को ये कर सकते हो, 3 बार बेल दबाया यानी 2-3 लोग यहाँ आने हैं। जब मैं मनोचिकित्सा केंद्र में था तब हमने ये किया था कि वहाँ से कुछ स्पेसिफिक लोगों को आइडेंटिफ़ाई किया था और उनको वहाँ आना ही था उस समय में। तो वो आने के बाद ही आप आगे प्रोसीड हो जाओ। या फिर पेशेंट डायरेक्ट घुस के आपके चैम्बर में आता है तो ये बेल आपने दबानी है और वो बेल का मीनिंग वहाँ समझना चाहिए, आपका स्टाफ वहाँ आना चाहिए दौड़ के, नहीं तो आप वहाँ से निकल जाओ। और अगर स्टाफ नहीं ये कर रहा है, सिक्योरिटी नहीं कर रहा है, आप निकल जाओ। पीएससी से निकल जाओ और पुलिस को कॉल करो, पुलिस विल हैंडल इट। एक सुरक्षित जगह पर रहो, पुलिस विल हैंडल इट। आपको कहाँ हैंडल करना है, अगर पेशेंट के साथ डील भी करना है, तो हमेशा आपका एक रास्ता वहाँ से निकल जाने का रहना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखो और फिर दूसरों की सेफ्टी देखो, फिर पेशेंट की सेफ्टी देखो। वायलेंस के लिए आप पेशेंट को पहले मेडिकेशन के लिए कन्विंस करने की कोशिश करो। कौन-सी कन्विंस मेडिकेशन से कन्विंस करना है, कौन-सी मेडिकेशन देना है, वो हम देखेंगे। उसको रिस्ट्रेन और सेक्लूशन भी आप कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के बहाने उसको लिटा सकते हैं और उस बहाने आप रिस्ट्रेन भी कर सकते हैं। और जो मेडिकेशन है ओरल और पैरेंटरल हम अभी डिस्कस करेंगे, वो भी दे सकते हैं। साथ में आपने ये भी देखना चाहिए कि हमेशा जो वायलेंट बिहेवियर है, वो साइकियाट्रिक नहीं रहेगा। वो मेडिकल कॉज़ भी रह सकता है और अगर आप मेडिसिन दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो मेडिकल कॉज़ कॉम्प्लिकेट हो जाए, है ना? तो हमेशा दिमाग में ये रहना चाहिए कि यहाँ ऑर्गेनिसिटी भी हो सकती है, मेडिकल कॉज़ भी हो सकता है, तो मेडिकल कॉज़ भी आपको पता होने चाहिए कि ये मेडिकल कॉज़ में ऐसा हो सकता है। तो वाइटल्स देखना, उसके साइन देखना, इसके ऊपर भी नज़र आपकी रहनी चाहिए। कौन से हम देखेंगे अभी।
साइकियाट्रिक असेसमेंट के बारे में हमने पिछले इसमें लेक्चर्स में देखा है कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर को कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है। तो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यही अप्रोच करना है और आखिर में साइकियाट्रिस्ट को रेफर कर देना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो सबसे पहले एन्श्योरिंग सेफ्टी हमारी और दूसरों की कैसे करना है? डू नॉट अप्रोच द वायलेंट पेशेंट अलोन, अकेले नहीं, अदर स्टाफ को आप प्रेजेंट रहो, मैंने इसकी डिटेल में अभी आपको बताया है। इंश्योर रिमूवल ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल ऑब्जेक्ट आजू-बाजू में, जैसे मैंने कहा कि मेरा जो अनुभव आया था कि वो मेडिकल ऑफिसर ने दारू के नशे में सुपरिटेंडेंट को पकड़ा था, तो वहाँ हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स थे। वो इंश्योर करो, पहले वहाँ से प बाहर निकालो जब आप डील करने जा रहे हो वो हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स को। उसके साथ-साथ पेशेंट के पास भी कुछ है क्या? वो रहना चाहिए। वो रिलेटिव जब पकड़ के ला रहे हैं, वो भी देखो कि पेशेंट के पास कुछ है तो नहीं? चाकू-वाकू, चाबी, वो चाबी में वो चाकू-वाकू भी वो रह सकता है। वो सब रिलेटिव्स को निकालने के लिए रखिए, बोलिए। और पेशेंट के स घब ये मत कीजिए, उसको आप डाँटना, उसको डराना, धमकाना या फिर उसके साथ आर्ग्यू करना, क्योंकि मैनिया का पेशेंट आर्ग्यू करेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उसके साथ आपने आर्ग्यू नहीं करना है और उनको ना डराना, धमकाना है। उल्टा वो बढ़ेगा, आपको प्रॉब्लम आएगा। वो जो पेशेंट बात कर रहा है, आपको गाली-गलौज कर रहा है, आपके स्टाफ को गाली-गलौज कर रहा है, वो पेशेंट नहीं कर रहा है। वो पेशेंट की बीमारी कर रही है, ये ध्यान में रखिए, है ना? तो उसको आप पर्सनली लेकर फिर आप देखता हूँ मैं तुझे कैसे, अरे वो मैनिया है भाई, वो बीमार है। मैंने बहुत मेडिकल ऑफिसर की ऐसे रिएक्शंस देखी है, वीबीसीएच के अंडर में जो पेशेंट मैनिया का जब भी आता है और वो मेडिकल ऑफिसर उसको हैंडल करने को ही तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसका ये हो गया, वहाँ उसका इंसल्ट कर रहा है पेशेंट और उसके साथ ये कर रहा है। तो ऐसा बैड बिहेव कर रहा है। तो ऐसा मत कीजिए, वो आपका इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं है, वो बीमारी है। पेशेंट के साथ जब आप बातें कर रहे हैं, बिल्कुल बिनाइन तरीके से, नॉन थ्रेटनिंग और काम मैनर में करना है। आपके चेहरे पर कोई भी डर, आपके चेहरे पर कोई भी गुस्सा वगैरह नहीं दिखना चाहिए। बिल्कुल काम रहिए और बात कीजिए। मैंने बात करने का आपको तरीका बताया, आमने-सामने बात नहीं करना है, साइड में बात करना है और हमेशा डिस्टेंस रखिए बात करने का भी। 3 टू 6 फीट पेशेंट के साथ डिस्टेंस रखना है। अगर वो पेशेंट आपका मानता है ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, तो उसको लिटाइए, काम डाउन करने होने के लिए आप अगर उसको कन्विंस करते हैं कि बेटा ये मेडिसिन आपको लीजिए, आपका टेंशन कम हो जाएगा। तो वो मेडिसिन लेता है तो अच्छी बात है। तो आप मेडिसिन भी उसको दे सकते हो ओरल, या फिर नहीं मानता है तो आप आईवी दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। क्या करना है? तो आप पेशेंट के साथ बात करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश करिए कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। ऐसा करने के पीछे वो उसका डर भी हो सकता है, कि वो लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि गणेश, बताओ कौन लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं? यानी मैं आपकी टीम में हूँ, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं उसको मैं देखूँगा, है ना? तो ये मेरे टीम में है, ये मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है, ऐसा उसका ये होता है। राइट? तो फिर हमने कन्विंस भी किया मेडिसिन के लिए, वो नहीं मान रहा है, तो फिर हमने ब्लड प्रेशर के बहाने उसको लिटाया और उसको रिस्ट्रेन किया। नेक्स्ट स्लाइड। तो क्या-क्या देना है? इसमें देखो कि हमेशा अगर पेशेंट बहुत ही एजिटेटेड है, वायलेंट है, तो इंजेक्शन हैलोपेरिडोल 5 टू 10 मिलीग्राम, यानी 1 एम्पूल से 2 एम्पूल, उसमें उसी सिरिंज में प्रोमिथाजिन मिक्स कर दो और उसको आईवी दीजिए। अगर पेशेंट नहीं लेने को तैयार है, एट लीस्ट इंट्रामस्कुलर देकर रखिए, है ना? तो यही एक अच्छा इफेक्टिव तरीका है रैपिडली पेशेंट को कंट्रोल करने का। समझो पेशेंट ओरली लेना चाहता है मेडिसिन, वो बोलता है कि नहीं मैं ओरली लेने के लिए वो कन्विंस हो गया, तो टैबलेट ओलांजेपिन दीजिए 10 मिलीग्राम। लास्ट हमने सेशन हुए थे जब साइकोटिक पेशेंट को मैंने बताया था कि एक ही ड्रग आपको याद रखना है, टैबलेट ओलांजेपिन, और न्यूरोटिक पेशेंट को एक ही ड्रग याद रखना है आपको, टैबलेट एसिटोलोप्राम, जो हमने सुसाइडल पेशेंट को दिया। ओलांजेपिन हम ओरली अगर देना है, एग्रेसिव पेशेंट को हम दे सकते हैं ओलांजेपिन। लेकिन अगर पेशेंट नॉन साइकोटिक है, जैसे पोस्ट इक्टल फेज होता है, घर में मिर्गी का झटका आ गया और पेशेंट वायलेंट हो गया है, तो दिस इज पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन। तो ऐसे केस में आप इंजेक्शन लोराज़ेपाम
4 मिलीग्राम की एम्पूल आती है, तो 4 मिलीग्राम इन 2 एमएल ऑफ डिस्टिल्ड वाटर आप उसको दे सकते हो, लोराज़ेपाम। अगर वायलेंट पेशेंट है, तो लोराज़ेपाम आप देना अवॉइड करो। बहुत लोग देते हैं लोराज़ेपाम मेडिकल ऑफिसर, परंतु अगर आप वायलेंट पेशेंट में लोराज़ेपाम देंगे, तो उल्टा लोराज़ेपाम डिसइनिबिटरी इफेक्ट करता है, डिसइनिबिशन करता है अपने इमोशंस पे और अपने बिहेवियर पे। तो उल्टा वो और ज़्यादा शेर बन जाएगा। है ना? तो देना है तो आपको ओवरलोड करना पड़ेगा। 4 मिलीग्राम फिर अगेन 5 टू 10 मिनट्स में आपने देखा कि पेशेंट सेडेट नहीं हो रहा है और ज़्यादा आप दे रहे हैं। आपका लक्ष्य सेडेशन रहना चाहिए फिर रादर देन काम डाउन पर अवॉइड करो लोराज़ेपाम। लोराज़ेपाम आपको नॉन साइकियाट्रिक इमरजेंसीज़ जो है, उसमें आप दे सकते हो, जैसे पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन और हैलोपेरिडोल और प्रोमिथाजिन आप अ, साइकियाट्रिक इसमें दे सकते हैं। लोराज़ेपाम आप अल्कोहल विथड्रॉल में जो एजिटेशन रहता है, वहाँ दे सकते हो, ओके? और ओरली अगर देना है तो ओलांज़ेपिन इज़ अ चॉइस ऑफ ड्रग। नेक्स्ट, जैसे हमने देखा कि अपना थर्ड पॉइंट था कि रूल आउट ऑर्गेनिसिटी एंड लुक फॉर ट्रीटेबल मेडिकल कॉज़। तो कौन से ऑर्गेनिसिटी ट्रीटेबल मेडिकल कॉज़ हमें देखने हैं? एक तो क्या वो मिर्गी का झटका तो नहीं था? इक्टल या फिर पोस्ट इक्टल स्टेट तो नहीं है? टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में भी ऐसे बिहेवियरल एपिसोड भी होता है जहाँ पेशेंट एकदम एजिटेटेड हो जाता है। तो इक्टल फेज़ होती है लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही रहेगा। पोस्ट इक्टल स्टेट में भी ऐसी चीज़ें होती है और वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक रह सकता है, ये जो कन्फ्यूजन है और ये जो एग्रेशन है, बिहेवियर है। लेकिन इन सब में पेशेंट का कॉन्शियसनेस अल्टर्ड रहेगा, ये ध्यान में रखो। पेशेंट अलर्ट, ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस पर्सन नहीं रहेगा। हेड इंजरी में भी उसका अलर्टनेस अल्टर्ड रहेगा। फ्रंटल और टेम्पोरल लोब जो पैथोलॉजीज़ होती है, इसमें पेशेंट का अलर्टनेस तो रहेगा, अच्छा खासा अलर्टनेस पेशेंट रहेगा, वो कॉन्शियस रहेगा, परंतु ऐसा बिहेवियर करेगा, इसकी हिस्ट्री लंबी होगी। ये ऐसा नहीं कि आज ही अचानक ऐसा हुआ, इसकी हिस्ट्री लंबी होगी कि पेशेंट अच्छा रहता है और अचानक ऐसा अ, वो बिहेव करता है और उसको सीटी स्कैन पहले हो चुका है क्या? एमआरआई स्कैन पहले हो चुका है क्या? ऐसे आप पेशेंट को अगर रिलेटिव को पूछते हैं, आपको शायद हिस्ट्री मिल सकती है कि हाँ, कुछ गार्ड जैसा था उसको, तो फिर आप लोराज़ेपम चॉइस ऑफ ड्रग रख सकते हैं। कभी-कभी हाइपोनाइट्रेमिया में भी कन्फ्यूजन स्टेट रहती है, डेलीरियस स्टेट रहती है और पेशेंट ऐसे बिहेव करता है। हाइपोग्लाइसीमिया में भी ऐसा कन्फ्यूजन स्टेट रह सकती है। तो डिसइलेक्ट्रोलेमिया, डेलिरियम एंड डिमेंशिया जैसे अल्कोहल विथड्रॉल का जो डेलिरियम है, उसमें पेशेंट एजिटेटेड स्टेट में रह सकता है, कन्फ्यूजन स्टेट में रह सकता है। यहाँ एक बात होती है कि डेलिरियम में वहाँ उसका कॉन्शियसनेस अल्टर्ड रहेगा। डिमेंशिया में अक्सर ये बूढ़े लोगों में दिखेगा, वहाँ कॉन्शियसनेस ठीक रहेगा, लेकिन डिमेंशिया में उसको कुछ अ, कॉन्शियसनेस तो ठीक रहेगा, लेकिन उसका स्मृति का प्रॉब्लम रहेगा, उसका मेमोरी का प्रॉब्लम रहेगा और वो जो आजू-बाजू के लोगों को कुछ अलग ही समझ रहा होगा, रिलेटिव्स को कुछ अलग ही समझ रहा होगा। रीनल एंड हेपेटिक फेल्योर इसमें ड्रॉज़ीनेस रहेगा और एंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे हाइपरथायरॉयडिज़्म में एजिटेशन रहने की संभावना होती है। तो हमें सबसे जब हम हैंडल कर रहे हैं, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि ये मेडिकल का कोई कॉज़ तो नहीं है, प्योर साइकियाट्रिक है, ओके? और अगर मेडिकल का कॉज़ है, तो आप इंजेक्शन लोराज़ेपाम ट्राई कर सकते हैं। पर अगर ड्रॉज़ीनेस है, तो लोराज़ेपाम ट्राई मत कीजिए। जहाँ ड्रॉज़ीनेस नहीं है, वहाँ आप लोराज़ेपाम आप ट्राई कर सकते हैं। अगर जैसे हेपेटिक और रीनल फेल्योर है, तो वहाँ लोराज़ेपाम नहीं, वहाँ वही हैलोपेरिडोल और प्रोमिथाजिन, वो ट्राई कीजिए। इक्टल और पोस्ट इक्टल स्टेट में आप लोराज़ेपाम दे सकते हैं, हेड इंजरी में दे सकते हैं, फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब पैथोलॉजी में लोराज़ेपाम दे सकते हैं। डिसइलेक्ट्रोलेमिया में भी आप लोराज़ेपाम दे सकते हैं, लेकिन साथ में अंडरलाइंग कॉजेज़ को भी आपको ये करना पड़ेगा। हेपेटिक फेल्योर में आप अवॉइड कीजिए, उसकी जगह पर हैलोपेरिडोल प्रोमिथाजिन दीजिए। डेलिरियम में भी आप लोराज़ेपाम अवॉइड कीजिए, उसकी जगह हैलोपेरिडोल प्रोमिथाजिन दीजिए। क्योंकि डेलिरियम में भी वो ड्रॉज़ीनेस रहेगा, तो ड्रॉज़ीनेस अगर हम लोराज़ेपाम दे रहे हैं तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़कर और ज़्यादा पेशेंट एजिटेटेड हो सकता है। नेक्स्ट, अंडरलाइन क मेडिकल और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर को हमें ट्रीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमें लगता है ऑर्गेनाइज़ सिटी है तो फिजिशियन को बुलाइए।
अगर हमारा सिविल हॉस्पिटल है, तो हम फिजिशियन को वहीं के वहीं बुला सकते हैं। अगर सिविल हॉस्पिटल नहीं है, तो आप पेशेंट को स्टेबलाइज़ करने के बाद में उसको रेफ़र कर दीजिए तुरंत 108 बुलाकर। साइकियाट्री अगर ये साइकियाट्रिक है, तो साइकियाट्रिस्ट को आप रेफ़र कर सकते हैं, उसको रखिए मत। अगर वो वहाँ स्टेबलाइज़ भी हो गया है, परंतु उसका अंडरलाइन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर अभी तक एड्रेस नहीं हुआ है, वो अपने आपकी मेडिसिन का असर कम हो जाने के बाद में फिर से होगा। आपके मेडिसिन से जो स्टेबलाइज़ हुआ है, उसका फ़ायदा उठाकर तब तक 108 से वो सिविल हॉस्पिटल जा सकता है और वो साइकियाट्रिस्ट या फिर फिजिशियन अंडरलाइन कॉज़ देखकर उसे एडमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक इमरजेंसी होती है, पैनिक अटैक अक्सर आपके कैजुअल्टी में पेशेंट ऐसे आते हैं या फिर ओपीडी में भी आते हैं कि अचानक पेशेंट को ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब मुझे हार्ट अटैक आया। जब आप देखते हैं पेशेंट का ब्लड प्रेशर ठीक है, पेशेंट का हार्ट बीट ठीक है, सिर्फ पाल्पिटेशंस हो रहे हैं और ब्रीथलेसनेस जैसा हो रहा है लेकिन सब कुछ सही है, ऑक्सीजन मेंटेन्ड है, ईसीजी नॉर्मल है, तो आप हार्ट अटैक वाले जो पेशेंट बोल रहे हैं, वो पैनिक अटैक सफ़र कर रहा है, ऐसा आप सस्पेक्ट कर सकते हैं। उसे आप काम डाउन कर सकते हैं और उसको आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे सकते हैं बेंजोडाइज़ेपिन से। सबसे बढ़िया तरीका है लोराज़ेपाम 4 मिलीग्राम इन 2 एमएल ऑफ वाटर आईवी स्टैट। अगर आप लोराज़ेपाम 4 मिलीग्राम ये देते भी हैं और सच में अगर वो हार्ट अटैक भी है, फिर भी वो काम डाउन होगा, जिसकी वजह से उसके पाल्पिटेशंस कम हो जाएँगे और हार्ट एक्टिविटी जो एक्स्ट्रा हार्ट एक्टिविटी हो रही है, वो वहाँ नहीं होगी। हार्ट का वर्कलोड नहीं बढ़ेगा और उसके बाद में आप बाकी की चीज़ें देख सकते हैं, रूल आउट कर सकते हैं कि सच में कोई हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं है और सब कुछ स्टेबल है, तो लोराज़ेपाम से वो काम डाउन होगा ही होगा। पर ये पैनिक अटैक का जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करने के लिए आप साइकियाट्रिस्ट के पास भेजिए 14416 ये जो टेलीमानस हेल्पलाइन है, वहाँ उसको पेशेंट को आप ये लगा कर दीजिए, अगर वो नहीं जाना जा रहा है साइकियाट्रिस्ट के पास। नेक्स्ट बहुत बार हमारे यहाँ सब्स्टेंस विथड्रॉवल होते हैं, अल्कोहल विथड्रॉवल के पेशेंट्स आते हैं। तो हमेशा ये प्रोटोकॉल ध्यान में रखिए। सबसे पहले इंजेक्शन थायमिन 100 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर दीजिए, सेंसिटिविटी टेस्ट सिस्टर को बोलिए कि वो स्किन की सेंसिटिविटी टेस्ट करे और फिर दे। तो आप एक निश्चिंत हो जाते हैं। 5 दिन उसको या फिर जब तक वो एडमिट है तब तक देना है और जब डिस्चार्ज हो जाएगा तब आप उसको ओरल फॉर्म में ये कर सकते हैं। इंजेक्शन थायमिन देने के लिए मत भूलिए सबसे पहले इंजेक्शन थायमिन देना चाहिए बिकॉज़ जो अल्कोहल विथड्रॉल की एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ में थायमिन डिफिशिएंट हो जाता है और परमानेंट नेक्रोसिस ऑफ मैमिलरी बॉडीज़ एंड मेमोरी इम्पेयरमेंट एंड वर्निकेस एन्केफेलोपैथी ये उसके कैस्केडिंग इफेक्ट होने लगते हैं। तो थायमिन देना ज़रूरी है। 25% डेक्सट्रोज़ दीजिए अगर वो नॉन डायबिटिक पेशेंट है। अल्कोहल विथड्रॉल में बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ एग्ज़ॉस्ट हो जाती है, पेशेंट हाइपोग्लाइसेमी में जाता है और फिर डेलीरियम हाइपोग्लाइसेमी का डेलीरियम सुपर इम्पोज़ होने की संभावना होती है। तो 25% डेक्सट्रोज़ देना भी ज़रूरी है। उसके बाद में आप डायज़ेपाम दीजिए। डायज़ेपाम आप उन पेशेंट के लिए दे रहे हैं जो डेलीरियस स्टेट में है, जो अ ओरली नहीं ले सकता है, क्योंकि आप ओरली लेंगे तो देने की कोशिश करेंगे और पेशेंट अगर अल्टर्ड सेंसोरियम में है, तो फिर दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो जाएँगे। आप तो लिख कर चले जाएँगे, लेकिन सिस्टर उसको पानी पिलाएगी और वो टैबलेट देगी और उसका कुछ रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन हो गया तो गया। ऐसा हुआ है मैंने देखा है ऐसे ओपीडी में साइकियाट्रिक वार्ड में भी ऐसा मिसहैप्स हुए हैं फ्रॉम द सिस्टर्स कि पेशेंट सेडेशन में है और ज़बरदस्ती से पेशेंट सिस्टर को तो पता रहता है जो साइकियाट्री में काम कर रहे हैं, एक बार जो मिसहैप हुआ था, वो रिलेटिव से हुआ था। सिस्टर कुछ काम से कुछ दूसरे वार्ड में थी और हमारे यहाँ एक ही सिस्टर थी मेल और फीमेल के लिए और वहाँ मेल के लिए ये ज़बरदस्ती से उसको पानी पिला रहा है, रिलेटिव्स और वो पानी पिया और उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया, इट बिकेम द इमरजेंसी उसको वहाँ लेके गए कैजुअल्टी में लेकिन समय हो चुका था एंड इट वाज़ द नाइट तो आई वाज़ नॉट देयर और यानी मुझे पहुँचने में भी समय लगता और मैं जब जब पहुँचा था, तो मैं डायरेक्टली मुझे
हाँ, क्योंकि वो निकल चुका था पेशेंट तो मैं वीबीसीएच मुझे पहुँचना पड़ा था। ये बात है दादरा की। और सिस्टर ने जो इमरजेंसी मैनेजमेंट करने के लिए एबीसी वाला करने की कोशिश किया, वहाँ भी उसको ये नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। तो ये देखिए कि ये समझने की कोशिश कीजिए। तो अल्कोहल विथड्रॉल में सेडेशन कभी नहीं रहता है, ध्यान में रखो। अल्कोहल विथड्रॉल में हमेशा एजिटेशन रहेगा, पेशेंट सोएगा ही नहीं। जब पेशेंट सो रहा है अल्कोहल विथड्रॉल का मतलब अल्कोहल विथड्रॉल का पेशेंट तो वो अल्कोहल विथड्रॉल है ही नहीं, ध्यान में रखो। अगर पेशेंट अल्कोहल विथड्रॉल का सो रहा है यानी उसका अल्कोहल विथड्रॉल गया, तो इंजेक्शन डायजेपाम देना है। आप 10 मिलीग्राम डायजेपाम दे सकते हैं, 20 मिलीग्राम दे सकते हैं। 10 मिलीग्राम से कुछ नहीं होता है, 20 मिलीग्राम आप दे सकते हैं और वो ओवर द पीरियड ऑफ मिनिमम 2 मिनट्स देना है। सिस्टर को आराम से डायजेपाम देना होगा। और वो भी वाइटल स्टेबल है तो। या फिर आप सिस्टर एक हाथ पेशेंट के रिस्ट पे रख सकती है पल्स देखते हुए और फिर डायजेपाम पुश कर सकती है धीरे, 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 धीरे ओवर द पीरियड ऑफ 2। व्हाई डायजेपाम हम प्रेफर करते हैं? बिकॉज़ डायजेपाम का जो हाफ लाइफ है, वो लोराज़ेपाम से ज़्यादा है, मॉडरेट उसका हाफ लाइफ है, लोराज़ेपाम का लो है। तो डायजेपाम ज़्यादा समय तक वहाँ रहेगा तो स्मूथ विथड्रॉवल आएगा। तो हम डायजेपाम प्रेफ़र करेंगे 20 मिलीग्राम। अगर आपको टाइमिंग बढ़ाना है देने का, पुश करने का तो 10 एमएल ऑफ नॉर्मल सलाइन में आप ये कर सकते हैं। 10 एमएल से ज़्यादा नॉर्मल सलाइन मत कीजिए बिकॉज़ डायजेपाम जो है वो एक्वायस सोल्यूबल नहीं है। वो नॉर्मल सलाइन में सोल्यूबल नहीं होता है। तो उसको अच्छे से मिक्स करना है जब आप दे रहे हैं तो और फिर आप पुश कीजिए। वो सिर्फ़ आपका टाइम बढ़ाने के लिए आप डायजेपाम दे रहे हैं। नॉर्मल सलाइन उसमें डाल रहे हैं। अगर आपने डायजेपाम दिया, ऑन पेपर तो आप टीडीएस रखो, लेकिन बीच में पेशेंट आधा घंटा हो गया है और पेशेंट नहीं अ, एजिटेशन उसका कम हुआ है, तो फिर से आप डायजेपाम रिपीट करो। ऐसे आप कर सकते हैं, हर 20 मिनट्स में आप डायजेपाम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग द पल्स, रेस्पिरेटरी रेट और ब्लड प्रेशर। जब आपको लगता है कि पेशेंट सेडेशन हो रहा है, स्टॉप डायजेपाम, कंप्लीटली डायजेपाम स्टॉप करो। अगर पेशेंट डेलीरियस स्टेट में नहीं है, कंप्लीटली कॉन्शियस है, तो डोंट यूज़ डायजेपाम। यूज़ द टैबलेट लिब्रियम, क्लोरडाइजेपोक्साइड 25 मिलीग्राम क्यूआईडी। बिंदास दीजिए, इससे ओवर सेडेशन होने की संभावना नहीं होती है। इसमें टीपीआर, बीपी मॉनिटर करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो आप क्लोरडाइजेपोक्साइड उसका लॉन्ग हाफ लाइफ है और वो सडनली आप बंद भी कर सकते हैं। उसका कोई विथड्रॉल नहीं आएगा। हम बेंजोडाइज़ेपिन दे रहे हैं यानी क्या दे रहे हैं? हम दारू को रिप्लेस कर रहे हैं। अल्कोहल इज द डिप्रेसेंट, सीएनएस डिप्रेसेंट और बेंजोडाइजेपिन आल्सो सीएनएस डिप्रेसेंट। हम रिप्लेस कर रहे हैं और फिर धीरे 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 अपने ब्रेन को उससे विड्रॉ कर रहे हैं। जो अल्कोहल से ज्यादा हाफ लाइफ जो है वो क्लोरडाइजेपोक्साइड्स का है। तो क्लोरडाइजेपोक्साइड हम दे रहे हैं उसको टैबलेट फॉर्म में, तो वो जब बॉडी में कम 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 होते जाएगा तो स्मूथली विड्रॉ होगा। अल्कोहल जैसा विड्रॉल इफेक्ट नहीं आएगा उसका। हम डायजेपाम भी उसको दे रहे हैं, वो मॉडरेट हाफ लाइफ है, तो वो भी थोड़ा-सा धीरे-धीरे स्मूथली होगा और फिर आप टैपर अप भी कर सकते हैं। 20 टीडीएस आपने दिया है, फिर आप दूसरे दिन 10 मिलीग्राम टीडीएस दे सकते हैं, उसके दूसरे दिन आप 5 मिलीग्राम दे सकते हैं और तब तक पेशेंट कॉन्शियस है, तो फिर आप उसको ओरली भी शिफ्ट कर सकते हैं। ओके? इन दौरान हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर होगा, तो वो करना आपको ज़रूरी है। तो अगर अल्कोहल विथड्रॉल का पेशेंट है और वो डेलिरियम स्टेट में आपके पास आया है, उसको डेलिरियम ट्रेमेंस बोलते हैं, या फिर अल्कोहल विथड्रॉल का आपका पेशेंट है और वो सीज़र्स लेके आपके पास आया है और आपको पता है कि ये अल्कोहल विथड्रॉल सीज़र है, तो डोंट गिव एनी एंटी एपिलेप्टिक। कोई रोल नहीं है, बहुत बार फिजिशियन भी इसमें बहुत गलती करते हैं एंटी एपिलेप्टिक देके। आप उसको बर्डन दे रहे हो मेडिसिन देके, नहीं देना है। सिंपल आप उसको डायज़ेपाम दीजिए या फिर स्टेटस इपिलेप्टिकस में है तो लोराज़ेपाम पहले दीजिए, उसके बाद में डायज़ेपाम दीजिए। वही उसका मैकेनिज़्म है। वो इपिलेप्टिका उसका जो सीज़र्स आ रहे हैं वो ग्लूटामिनर्जिक हाइपर एक्टिविटी की वजह से आ रहे हैं। जो एपिलेप्सी का जो मैकेनिज़्म है जहाँ गाबा रिसेप्टर होता है वो यहाँ नहीं होता है, तो आपके एंटी एपिलेप्टिक नहीं काम करेंगे यहाँ। यहाँ बेंजोडाइज़ेपिन ही काम करेंगे। सो दैट्स व्हाई गिव द बेंजोडाइज़ेपिन। पर्टिकुलरली स्टेटस इपिलेप्टिकस है तो लोराज़ेपाम दीजिए, वो जल्दी काम करेगा। वो हो चुका है ऑलरेडी तो डायज़ेपाम दीजिए। अगर पेशेंट डेलिरियम में नहीं है तो टैबलेट लिब्रियम, क्लोरडाइज़ेपोक्साइड 25 मिलीग्राम। आप 10 मिलीग्राम बहुत लोग देते हैं, मत दीजिए। 10 मिलीग्राम से इफेक्ट नहीं होगा। 25 मिलीग्राम वो भी क्यूआईडी ऐसे दीजिए। और अगर उसको नींद आने लगी है, सेडेशन आने लगे है, उसका विथड्रॉल चला गया है, स्टॉप। तो शुरुआत कीजिए इंजेक्शन थायमिन से 100 मिलीग्राम, देन
डेक्स्ट्रोज़ से अगर वो नॉन डायबिटिक है 25 मिलीग्राम एंड देन डायज़ेपाम टीडीएस लिखी है, बीच-बीच में आप रिपीट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसका एजिटेशन है तो और अगर सेडेशन होता है तो डायज़ेपाम बंद कर दीजिए और उसका हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट उसका मेंटेन कीजिए। हमारा टाइम तो हो गया है। थैंक यू वेरी मच अटेंड करने को। कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टली मुझे आप पूछ सकते हैं या फिर यहाँ भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप हमने जो भी नई चीज़ें सीखी है वो आपको आपके प्रैक्टिस में काम आ जाएगी। एट लीस्ट कुछ चीज़ें ये याद रहेगी और आप इमरजेंसी के समय भी मुझे बात कर सकते हैं। 14416 ये हेल्पलाइन आप ध्यान में रखिए। मेरा डायरेक्ट नंबर भी आप लोगों के पास होगा या फिर वैशाली के पास होगा, वहाँ आप फ़ोन कर सकते हैं या फिर 14416 से भी आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं और आप खुद भी मैनेजमेंट दे सकते हैं। इज़ देयर एनी क्वेश्चन्स वैशाली जी? ओके, कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ सेंड मी ग्रुप में भी आप भेज सकते हैं, मुझे भी आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।